भैया आप इतना भौंक रहे हो कब से, एवोल्यूशन एवोल्यूशन, समझ रहा है हम लोगों को, किसी एक सेल से सब कुछ आया, समझ रहा है, मतलब यही कह रहा ना ऊपर ऊपर से, देयर वाज अ कॉमन एंसेस्टर, मतलब कोई कॉमन इंसान था, मतलब अभी भैया आप ये बोल रहे हो कि हम सब भाई बहन है, बिल्कुल हम सब भाई बहन है, बिकॉज हमारा एंसेस्टर कॉमन था। तो भैया मैं और कॉकरोच भी भाई बहन है, हो सकते हो, क्यों नहीं। तो भैया मैं और जिराफ भी भाई बहन है, बिल्कुल हो सकते हो। तो भैया मैं और मेरी वो भी भाई बहन है, बिल्कुल हो बच्चा। तू और तुम्हारी पत्नी, वेरी गुड, वो भी भाई बहन है। भैया लेकिन हमारे मम्मी पापा, बिल्कुल भाई बहन है बेटा, क्योंकि देयर वाज अ कॉमन एंसेस्टर, बराबर कि नहीं, है ना। ओके, अच्छा भैया ठीक है, देयर वाज अ कॉमन एंसेस्टर, सब कॉमन था, तो प्रूफ बताओ। हम साइंस में बिना प्रूफ के मानने वाले नहीं है। तो अब हम बच्चों चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे, प्रूफ का पार्ट। चलो प्रूफ करेंगे हम। LHS इक्वल टू RHS, BPT, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, प्रूफ किया जाए। उसको तो बहुत प्रूफ कर लिया, इसको भी प्रूफ कर लेता है। तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में अलग अलग प्रूफ एवोल्यूशन के, ठीक है, तो उसको अपन देखेंगे आज। पहला इज, लेट अस सी, बाद में तुमको पीपीटी भी बताऊंगा पूरा डायग्रामेटिक, तो तुम लोग को बहुत अच्छी तरह से समझेगा, है ना। पहला बच्चों एविडेंस है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या, स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तुम अपने आप को देखो, तुम्हारी नाक का पोजीशन देखो, तुम्हारी आंख का पोजीशन देखो, तुम्हारे आईब्रोज किधर है, तुम्हारा सिर किधर है, तुम्हारे पैर किधर है, दिखता है क्या कुछ, आजू बाजू वालों से सेम दिखता है क्या कुछ, आई गेस दिखता है। डॉग को देखो, अपनी आंखें देखो, नॉस्ट्रल की पोजीशन देखो उनकी, दिखता है क्या कुछ, दिखता है। सो जो दिखता है वही बिकता है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि भाई ऊपर ऊपर से देखने पे तो लग रहा है भैया, हाँ मतलब लॉजिकली मेरी आंख जिधर है, डॉग की भी अपनी बॉडी के हिसाब से आंख उधर ही है, मेरी, मेरे फ्रेंड की। तो ये सब चीजें जो है बच्चों मॉर्फोलॉजिकल में आ जाएगा। अच्छा भाई एनिमल्स में होता है क्या ये, बच्चों प्लांट्स में भी होता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू विल से, सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसको हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। बच्चों सिमिलैरिटी कैसे कैसे होती है, तुम देखो फॉर एग्जांपल एक लीफ है, बच्चों लीफ का क्या होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं वेन। और ये जो निकलता है ना बाहर पत्तियां ऐसे, कैसे भी इसके भी ऐसे निकलेंगे, इसको हम बोलते हैं वेनलेट्स। जो वेन से निकलती है, पत्ती निकालोगे ना ऐसे, तुम फाड़ते हो ना पत्ती को ऐसे, तो वेन से ही फाड़ते हो ना तुम, बराबर के नहीं। अब कोई कोई बच्चे चेक कर रहे हैं अपना क्या बोलते हैं हाथ, बच्चा हाथ में मत देखो, वो अलग वेन है, वो अलग आर्टरी है, बराबर कि नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये हम पत्ती की बात कर, लीफ की बात कर रहे हैं। तो जो अरेंजमेंट है वेन का, उसको हम बोलते हैं वेनेशन। अब तुम पत्तियां देखो, बहुत सारी अलग अलग पत्तियां देखो, किसी किसी पत्तियां में कैसे होगा, इरेगुलर होगा, किसी किसी में कैसा होगा भैया, पैरेलल होगा। लास्ट टाइम तुमने पढ़ा था ना वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। तो हर एक लीफ में या तो ये होगा या तो वो होगा, बराबर के नहीं, मतलब भैया कुछ तो कॉमन था, कोई तो था। अब कौन कौन था क्या पता, कोई बोलता है ये, कोई बोलता है वो, कुछ तो था। अच्छा बच्चों और क्या क्या देख सकते हो तुम अपने में, क्या क्या देख सकते हो एनिमल्स में, देखो अपने जो नाक है उसको देखो, अपने आजू बाजू में जो घर में तुम्हारे बैठे हैं उनके लोगों के नाक देखो, उन लोगों के आंख देखो, उन लोगों के पैर देखो, दिखता है क्या कुछ सिमिलैरिटी, है ना। पोजीशन ऑफ आईज, है ना, ब्लू आईज हिप्नोटाइज में करती है। स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल तुमको पता होगा, नॉस्ट्रिल में हेयर, बॉडी हेयर, कितना कुछ सिमिलैरिटी है। मतलब कोई तो होगा ना यार जिसका ऐसा कुछ होगा जिससे अपन धीरे धीरे इवॉल्व हुए, है ना। अपने जैसा नहीं दिखता होगा मे बी, वो कुछ अलग होगा, लेकिन कुछ तो होगा उसमें। तो दिस प्रूव्स देयर वाज अ कॉमन
एंसेस्टर, एंसेस्टर। क्लियर है कि नहीं? This indicates that there are some similarities in those groups, and hence it proves that their origin must be same and must have common ancestors. कुछ तो कॉमन था भैया। जो है एविडेंस, दैट इज anatomical एविडेंस। अगर मैं तुमको बोलूं, अगर मैं तुमको बोलूं ह्यूमन, ऑक्स, बैट, वेल, इनको निहारो। ओके भैया, ह्यूमन तो मैं ही हूं शायद, ऑक्स गांव में देखा था भैया, बैट अरे भाई कोरोना वायरस शायद इससे आया है ऐसा बोलते हैं, तो भैया ये तो भूल ही नहीं सकते हम लोग। रात में सपने में भी आता है, बैट दिखता रहता है भैया, डेंजरस है बहुत। वेल भैया वेल भैया देखा तो नहीं है ऐसा कभी, लेकिन हाँ ऐसा मतलब टीवी में देखा है, ऐसा डिस्कवरी डिस्कवरी में तो देखने मिलता है। इज देयर सम सिमिलैरिटी बिटवीन देम, ऊपर ऊपर से? नो सिमिलैरिटी, कुछ नहीं है ऐसे कुछ वो सब ठीक है, लेकिन दिखने में कुछ दिखता है क्या? ह्यूमन अलग दिखता है, ऑक्स अलग दिखता है, बैट अलग दिखता है, वेल अलग दिखता है, बराबर क्या नहीं? देयर इज नो सिमिलैरिटी। बच्चों लेकिन तुम ह्यूमन के हैंड देखो, ऑक्स के तुम फोर लेग देखो, फोर लेग मतलब लेग समझो उसके, ऑक्स के, है ना? बैट के तुम पटेजियम देखो, ये सब क्या होता है मैं बताऊंगा। और वेल के फ्लिपर देखो। इफ यू हैव द टेक्स्ट बुक यू कैन ऑब्जर्व, ह्यूमन के हैंड भैया दिखते हैं, ऑक्स के फोर लेग, ऐसा इमेजिन करो थोड़ा ऑक्स को, जो गांव में तुमको दिखते हैं उसके लेग को इमेजिन करो। बैट के पटेजियम भैया, पटेजियम मतलब क्या, जिससे वो उड़ने में हेल्प करता है उसको, है ना, दो पटेजियम। वेल के फ्लिपर भैया, जो दो फ्लिपर होते हैं जिसके वजह से वो तैर सकते हैं। तो ह्यूमन हैंड इज क्या काम करता है? ह्यूमन हैंड इट इज टू पिक अप समथिंग। ऑक्स के फोर लेग भैया वॉक करने के लिए शायद, बैट के पटेजियम उड़ने के लिए, और वेल के फ्लिपर तैरने के लिए। इनके फंक्शन तो एकदम अलग है भैया, इन सबके फंक्शन फंक्शन कंप्लीटली डिफरेंट। कोई पिकअप करने के लिए, कोई चलने के लिए, कोई उड़ने के लिए, कोई तैरने के लिए। तो भैया फिर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, कॉमन एंसिस्टर क्या ही होगा इसमें? तो बच्चों, ह्यूमन का हैंड, ऑक्स का लेग, बैट का पटेजियम जिससे वो उड़ता है बराबर, वेल का फ्लिपर जिससे वो तैरता है, इन सब में ऊपर ऊपर से कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं। इन सब के फंक्शंस भी बहुत अलग है बच्चों, लेकिन उनके स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड बोनी जॉइंट्स, भैया ये सब क्या चल रहा है? सब क्या होता है बच्चों? दो बोन के बीच में जॉइंट्स होता है ना? मसल, तुमको पता है लास्ट तुमको मैंने बताया था, लिगामेंट पढ़ाया था मैंने तुमको मसल पढ़ाया था। जॉनी लिख दिया मैंने, बोन ही आएगा। ओके, तो उनके तुम स्ट्रक्चर देखोगे ना, तुम टेक्स्ट बुक में देखना, मैं तुमको पीपीटी पे भी बताऊंगा। उनके जो स्ट्रक्चर है ना ह्यूमन हैंड्स के वगैरह वगैरह, तो उनके जो जॉइंट्स तुम देखोगे ना, वहां पर तुमको कुछ कुछ सिमिलरिटी दिखेगी। अच्छा, ऊपर ऊपर से देखना चाहोगे तो नहीं दिखेगी ऐसे, लेकिन थोड़ा अंदर जाओगे, जैसे हम लोग वर्ड यूज करते हैं सुपरफिशियली, ऊपर ऊपर से, तो ऊपर ऊपर से देखोगे तो कोई सिमिलरिटी नहीं दिखेगी। लेकिन तुम अंदर जाओगे थोड़ा बोन्स में, उनके बोनी जॉइंट्स में, तो तुमको बच्चों कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दिखेगी। दैट मीन्स ह्यूमन, ऑक्स, बैट, वेल, ये सब का सब कॉमन एंसिस्टर से आया, उनका कोई कॉमन एंसिस्टर है, तभी तो सिमिलरिटी है बच्चों, वरना बहुत अलग दिखते हैं लोग। भाई हमको दिखती तो नहीं है, तो भैया उसके लिए चीर पार करना पड़ेगा, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, अंदर देखना पड़ेगा, तो साइंटिस्ट ने कर रखा है अपने लिए, तो अपन को क्या करने की जरूरत है? आप लोग ये भी बोलेंगे भाई तुक्के से सेम हो गया, बराबर के नहीं? तो बेटा तुक्के से एक चीज सेम होगी, इन दोनों में सेम होगी। ये तो मैंने तो चार ही लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, तुम्हारी बुक में चार ही एग्जाम्पल है। इनफैक्ट तुम्हारी बुक में तो काफी कम चीजें दी हुई है। इफ यू गो टू 12th स्टैंडर्ड, इफ यू गो टू हायर स्टैंडर्ड, तुमको और भी चीजें मिलेगी। अच्छा, तुक्के से चलो सेम हो गया, ये एविडेंस सेम हो गया, आगे के एविडेंस देखो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, बराबर के नहीं? तो सब तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, बराबर के नहीं? सो बच्चों, ह्यूमन हैंड, ऑक्स फोर लेग, बैट पटेजियम, वेल फ्लिपर, तो इनमें एक्चुअली ऊपर ऊपर से देखोगे तो तुमको कुछ सिमिलरिटी नहीं दिखेगी,
लेकिन इनके स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड बोनी जॉइंट में सिमिलैरिटी है। तो भैया एग्जाम में आया तो कैसे लिखना है, मैं बताता हूँ। इफ वी ऑब्जर्व ह्यूमंस हैंड, ऑक्स फोरलेग, बैट्स पटेजियम and whale's flipper, they don't have anything in common. Their functions are also very different. A human hand is to used to pick up something. Ox foreleg is used to walking. A bat's patagium is helpful for flying, and a whale's flipper helps it for swimming purposes, surviving purposes. So the function also very different. But when we observe the structure of bone and joints in the bone, there is some similarity. They are not exactly same, but there is some similarity. This suggests that they can have some common ancestors. Vestigial organs. Vestigial का मतलब होता है वेस्ट, नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तुम लोग शॉक्ड हो गए, ह्यूमन बॉडी में 100+ वेस्टिजियल ऑर्गन्स मिले हैं अपने को, 100+, एंड दैट इज नॉट अ लेस नंबर। वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब क्या होते हैं बेसिकली, जो कुछ टाइम पहले यूजफुल थे बट अब नहीं है। तो बॉडी में उसका होना ना होना एक तरह से है, लेकिन कभी कभी होने की वजह से कुछ कुछ फायदा होता है, ना होने की वजह से बिल्कुल फायदा नहीं होता, या बहुत हार्मफुल होता है वो उसके होने की वजह से। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ये सब, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो ह्यूमन पिन्ना? डू यू नो मसल्स ऑफ पिन्ना? पिन्ना पता है सबको? पता पिन्ना क्या होता है? अपने जो मसल्स होते हैं ना बाहर के कान के बाहर होते हैं ना, ऐसा अपन जो खींचते हैं बचपन में लोगों के अपन, है ना? तो एक्चुअली मसल्स ऑफ पिन्ना यूजलेस अपने लिए, कुछ काम का नहीं है। पिन्ना यूजलेस नहीं है, पिन्ना साउंड कलेक्ट करने के लिए हेल्प करता है, लेकिन जो मसल्स है ना पिन्ना के, वो काम के नहीं है। बराबर के नहीं? व्हाट मोर? विजडम टीथ, तो लास्ट लास्ट में तुम देखोगे ना ग्रो करते हैं, और कभी कभी बहुत उसकी वजह से पेन भी होता है, तो काम का नहीं है अपने ह्यूमंस में वो। उसके बाद तुम अगर देखोगे ना बेटा, समझो ये लार्ज इंटेस्टाइन, और अंदर तुम्हारे समझो कनेक्टेड कनेक्टेड, ठीक है? तो जो पार्ट कनेक्टेड होगा ऐसे नीचे इस तरह से, यहाँ पर अपेंडिक्स होता है। ये अपेंडिक्स भी बच्चों काम का नहीं है, ये अपेंडिक्स भी बच्चों काम का नहीं है। अब तुम लोग बोलोगे भैया क्या बकवास कर रहे हो, काम का नहीं है तो बॉडी में क्यों है, क्यों चाहिए अपने को? बच्चों काम का अभी नहीं है, लेकिन पहले था। जैसे इंसान पहले कच्चा खाते थे, कच्चा खाने के लिए जो भी चीज अपन कच्चा खाते हैं ना, उसको डाइजेशन के लिए अपने को सेल्यूलोज चाहिए। कोई भी चीज अगर तुम कच्चा खाओगे तो उसके डाइजेशन के लिए सेल्यूलोज चाहिए। तो अपेंडिक्स के पास वो था पार्ट स्ट्रक्चर दैट रिलीज सेल्यूलोज, लेकिन धीरे धीरे हम पका के खाने लगे, फायर का इन्वेंशन हुआ, धीरे धीरे फायर का इन्वेंशन हुआ, हम पका के खाने लगे, तो हमको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो धीरे धीरे वो बॉडी में छोटा होते गया। तो अभी तुम लोग को दिखेगा ना एकदम छोटा सा पार्ट है अपेंडिक्स, तो शायद इन फ्यूचर ना भी हो, लेकिन कोई साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि वो गुड बैक्टीरिया स्टोर करता है तो बॉडी के लिए यूजफुल है। कभी कभी किसी किसी ऑपरेशन होता है अपेंडिक्स निकाल भी देता है, तो कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता है एज सच, बट एज सच इट इज यूजलेस, नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी। इतना क्लियर है बेटा? तो मसल्स ऑफ पिन्ना, जो अपना ईयर पिन्ना है, अपना विजडम टीथ है, अपना जो अपेंडिक्स है जो एक टाइम तक काम का था, बराबर। उसके बाद बच्चों एक और चीज बता दो तुम लोगों को मैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कोकैक्स, टेल बोन। बच्चों ये भी अपने में काम का नहीं है। तुम देखोगे ना अपना वर्टिब्रल कॉलम में पीछे छोटा सा एक पार्ट है, रिमेन्स है, मसल्स ऑफ पिन्ना। तुम्हारे जो पिन्ना के मसल्स है, ठीक है, तुम्हारे मसल्स ऑफ पिन्ना है वो, तुम्हारे विजडम टीथ, तुम्हारे दांत देखोगे अपने, ठीक है, तो लास्ट में तुम देखोगे, एकदम लास्ट में दैट टीथ, उसको हम बोलते हैं विजडम टीथ, जो काम के नहीं है तुम्हारे, ठीक है।
तो तुम्हारा जो टेल बोन है, सॉरी जो तुम्हारा कोकेक्स है वो काम का नहीं है, तुम्हारा जो विजडम टीथ है वो काम का नहीं है, तुम्हारे मसल्स ऑफ पिन्ना है वो काम का नहीं है। बच्चों चाहिए क्यों फिर? कोई चीज अगर काम की नहीं है तो चाहिए क्यों? देखो फॉर एग्जांपल तुम देखोगे ना तुम्हारे वर्टिब्रल कॉलम में लास्ट में एकदम ऐसा पार्ट है, ये तुम्हारा टेल बोन है। एक्चुअली ना बहुत बड़ी थी ये, एक टेल था बेसिकली। ये मंकीज में बहुत काम का है, अपने में नहीं है। क्लाइम करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, लेकिन धीरे धीरे अपन इवॉल्व उनसे ही हुए ना, तो अपने में भी है वो। लेकिन अपने में वो भी बहुत रिड्यूस हो चुका है, वो रूडिमेंट्री टेल बोन बोलते हैं उसको, वो रिड्यूस हो चुका है काफी, और अभी फिलहाल अपने में काम का नहीं है। लेकिन मैं तुमको इमेज दिखाऊंगा कि यूपी का एक लड़का है, उसको एक टेल आई है पीछे, टेल स्लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इट इज वेरी वेल देयर एंड कैन समटाइम्स अपीयर, बट धीरे धीरे वो रिड्यूस हो रही है, बहुत कम हो रही है। सो आई होप तुमको वेस्टिजियल ऑर्गन्स का एग्जांपल क्लियर है। अपेंडिक्स, विजडम टीथ, टेल बोन, इवन body hairs all are at some level, body hairs are also vestigial. अच्छा बच्चों, वेस्टिजियल है, ठीक है, समझ में आ गया भैया, लेकिन चाहिए क्यों फिर? जैसे मैं तुमको बताया, ये किसी किसी में यूजफुल हो सकता है, किसी ऑर्गेनिज्म में यूजफुल थे, अपने में नहीं है, लेकिन अपने में कभी तो थे ना। और तुम बोलोगे भैया अपने में भी यूजफुल नहीं तो निकाल दो ना इसको, क्यों चाहिए? इट टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू अपीयर और डिसअपीयर बच्चों। ऐसे ही तुम जो चाहोगे उसके हिसाब से नहीं होता, एंड इट इज डन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तुम सोचोगे कि हो जाएगा अपने हिसाब से, तो ऐसा नहीं होता, इट टेक्स टाइम, it requires lot of things, modifications of the body, and then after a point of time it won't be there. क्लियर है बच्चों इधर तक? इसमें तुमको क्या याद रखना है? डेफिनेशन का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन बहुत इजी भी है। डीजनरेटेड डीजनरेटेड और अंडर डेवलप्ड, डीजनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस organs of organism are called vestigial organs. डीजनरेटेड और अंडर डेवलप्ड मतलब क्या? जैसे ये अपेंडिक्स है, वो धीरे धीरे अपने में कम हो रहा है, विजडम धीरे धीरे अपीयर होना कम हो रहा है, टेल बोन अपना अपीयर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वो अंडर डेवलप हो रहा है, बराबर कि नहीं? यूजलेस, जो काम के नहीं है, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स, नॉट यूजफुल। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट वाज यूजफुल बिफोर बट नाउ इट इज नॉट यूजफुल। एंड व्हाई इट इज देन व्हाई डू बॉडी हैव इट? धीरे धीरे बॉडी इसको रिड्यूस कर रही है, राइट? बिकॉज पहले काम का था तो था, अब नहीं है, तो धीरे धीरे बॉडी इसको यूटिलाइज नहीं कर रही है, तो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा और एक टाइम के बाद ये रहेगा नहीं। ओके, एंड इसका एग्जांपल याद रखना, डेफिनेशन याद रखना, थोड़ा एक्सप्लेनेशन याद रखना। तुमको डायग्राम दे सकते हैं इसका, और ये पूछ सकते हैं एग्जाम में तुम लोगों को। लार्ज इंटेस्टाइन में से अपेंडिक्स तुम्हारा निकलता है, राइट? तुमको याद रखना डायग्रामेटिक अप्रोच। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस बच्चों, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मतलब होता क्या? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहली बात तो इट शुड पॉप इन योर माइंड कि व्हाट इज पैलेंटोलॉजी एंड व्हाई डू वी रिक्वायर इट, और ये करता क्या है सब कुछ, ये अपन कर क्या रहे हैं, ये एविडेंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तो बच्चों हुआ ये था, समझने की ट्राई करना अच्छी तरह से। जब फ्लड्स होते हैं, जब अर्थक्वेक्स होते हैं, या जब वॉल्केनो आता है या वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो ये सब कारणों की वजह से ऑर्गेनिजम्स
gets buried inside the surface of the earth. Okay, they are preserved underground. So organism क्या हो जाता है? Get buried. नहीं, आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। Organisms क्या अभी आवाज आ रही है बेटा? हाँ, अभी प्रॉपर आ रही है। Organisms get buried. अब buried organisms कैसे अपने को हेल्प करेंगे? तो बच्चों इमेजिन करो, समझो फ्लड आ गया या कुछ अर्थक्वेक आ गया है ना, अपन सबकी बॉडी एकदम सॉइल में घुल मिल गई और बरीड हो गई। 6000 साल बाद किसी ने देखा कि भाई इसके तो बोन्स अब तक है, इधर सब कुछ है, मतलब ये पहले शायद था। तो बच्चों अपन ने अनगिनत बहुत सारे फॉसिल्स इसी तरीके से डिस्कवर किया। आप पूछोगे फॉसिल्स क्या होता है बेसिकली? तो जो भी ये अंडरग्राउंड प्रिजर्व होता है ऑर्गेनिजम्स, obviously because of natural reasons, sometimes other reasons also, तो उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं फॉसिल्स। और तुमको एग्जाम में क्या लिखना है? remnants and impressions remnants and impressions of organisms which remain preserved underground. Are fossils. Remnants, impression मतलब उनका एक्चुअल में वो थे, पूरे पूरे तो होंगे नहीं, तो जो भी कुछ का पार्ट बचा होगा, remnants मतलब बचा हुआ पार्ट, maybe it can be bone, it can be any other thing. So there are a lot of fossils which were actually there, like you can see some examples here also. ये fossils है तुम्हारे, right? तो बच्चों ये एवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है बच्चों? ये फॉसिल्स सिर्फ फॉसिल की तरह मत देखना है इसको। फॉसिल से तुमको ये पता चल सकता है तुम्हारे एंसिस्टर्स कैसे दिखते थे, एंसिस्टर्स कैसे थे। एंड आजकल तो टेक्नोलॉजी जिससे अपने को बहुत अच्छे से मालूम पड़ सकता है कि कौन कैसा था, किस तरह से था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हो चुकी है बच्चों आजकल तो फॉसिल्स की स्टडी, विच आर बरीड अंडरग्राउंड। अब किसी भी फॉसिल की जो एज है, फॉर एग्जाम्पल जो भी फॉसिल डिस्कवर हुआ, तो उसकी एज हम निकाल सकते हैं बाय अ टेक्निक नोन एज कार्बन डेटिंग। The age of the fossils can be removed with the help of carbon dating. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, ये चैप्टर का सबसे बेस्ट टॉपिक यही है। We can come to know, we can have an idea about the age of fossil with the technique known as carbon dating. अब तुम बोलोगे भैया कैसे पॉसिबल है ये? तो बच्चों पहली चीज तुमको ये पता होनी चाहिए, there are 3 isotopes of carbon. Carbon 12, carbon 13, carbon 14. Carbon 12 is a very stable, it is present inside a body also, very stable. Carbon 14 is unstable, it undergoes radioactive decay. इसका मतलब क्या बच्चों? इनका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है, सो इट इमिट्स रेडिएशन। 9th में पढ़ा होता है रेडियोएक्टिविटी क्या होता है। सो इट इमिट्स रेडिएशन बिकॉज इट इज हाईली अनस्टेबल। अब होता क्या है बच्चों, ये कार्बन 12 इट इज प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। इन्हें कार्बन 14 बच्चों एटमॉस्फेयर में रिएक्शंस होते हैं, उससे कार्बन 14 अपने को मिलता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी ईट प्लांट्स, इफ वी ईट एनिमल्स, उनमें कुछ कार्बन 14 प्रेजेंट होगा।
थोड़ा अपने में भी आएगा, तो अपने में भी कार्बन 14 कुछ रहेगा। नो व्हाट हैपेंस बेसिकली इज, देखो सिंपल चीज है, समझो सुनामी आ गया कल जाकर के और वहां पर एक बोन डिस्कवर हो गया। अब तुमको पता करना है ये बोन की एज कितनी है, कितनी पुरानी है बोन। तो उस बोन में कार्बन 12 हो गए, नेचुरली कार्बन तो हो गए कार्बन 12, लेकिन साथ ही साथ बच्चों इस बोन में कार्बन 14 भी होता है जीते जी। लेकिन वंस ऑर्गेनिज्म डाइज, कार्बन 14 का कंजम्पशन स्टॉप हो जाता है। वंस organism die, carbon 14 consumption stops। तो बच्चों जब जीवन चालू था उसका जीवन काल, तो उसके पास कार्बन 14 भी था, कार्बन 12 भी था, लेकिन जैसे वो मर गया तो कार्बन 14 ऑब्वियसली वो मर चुका है, तो कार्बन 14 तो वो ले नहीं सकता। और मैंने क्या बोला, कार्बन 14 कैसा है, रेडियो एक्टिव है, तो उसकी बोन में से वो इमिट करेगा रेडिएशंस। धीरे धीरे कार्बन 14 डीके होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, और कम होगा, और कम होगा, और कम होगा। तो उससे क्या मालूम पड़ेगा अपने को, देखो जीते जी, when he was alive, when that bone fossil was alive, तो कार्बन 14 और कार्बन 12 फिक्स था उसके पास। जब वो जिंदा था तब कार्बन 14 और कार्बन 12 उसका फिक्स था, कार्बन 12 तो उसके बॉडी में था, कार्बन 14 उसको मिल रहा था। लेकिन जैसे वो मर गया, कार्बन 14 लेना बंद हो गया, तो धीरे धीरे कम हो जाएगा बच्चों, धीरे धीरे कार्बन 14 कम हो जाएगा। कार्बन 14 ने लेना बंद कर दिया, बराबर के नहीं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कार्बन 14 कम होते जाएगा। तो होगा क्या बेसिकली, ये जो रेशियो है, रेशियो इस कार्बन 14 और कार्बन 12 का चेंज होते जाएगा। बच्चों तुमको समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मरने के बाद तुम कार्बन 14 नहीं लोगे, कार्बन 12 तो तुम्हारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट है, लेकिन कार्बन 14 तुम नहीं लोगे, तो क्या होगा बच्चों, इसका रेशियो जो है, इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होगी। एंड इसका जब वैल्यू तुम पुट करोगे तो तुमको टाइम मालूम पड़ जाएगा कि वो फॉसिल कितना पुराना था। कितने लोगों को बात समझ रही है ये? वेट अ सेकेंड, और क्लियर बताता हूँ, रुको। तो एक बोन है, उसमें कार्बन 12 है, कार्बन 14 है। जब तुम जी रहे हो तो कार्बन 12 तो तुम्हारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कार्बन 14 तुम एटमॉस्फेयर से लेते हो, कार्बन 14 इज टेकन फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर। रिएक्शंस होते हैं एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन का रिएक्शन होता है कुछ न्यूट्रॉन वगैरह का, और तुमको कार्बन 14 मिलता है, ठीक है। तो वो तुमको पढ़ी इतना तुम्हारे बुक में नहीं है, तुमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कार्बन 14 हमको एटमॉस्फेयर से मिलता है। तो तुम्हारे बोन में समझो तुम्हारी मृत्यु हो गई फ्लड की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से, तो तुम ऐसे जमीन में धंस गए, ठीक है, तो तुम्हारे बोन में एक फिक्स अमाउंट ऑफ कार्बन 14 एंड कार्बन 12 होगा, ठीक है। लेकिन जैसे तुम मरोगे तो कार्बन 14 कम होते जाएगा। इट इज रेडियो एक्टिव, इट अंडरगोज डीके प्रोसेस, ठीक है। इट इमिट्स एनर्जी, उसका न्यूक्लियस इज हाईली अनस्टेबल, so it is going to emit energy, so इसका रेशियो कम होते जाएगा, बराबर के नहीं। इसका रेशियो कार्बन 14 रेशियो नहीं बोलना चाहिए, कार्बन 14 कम होते जाएगा, तो तुमको मालूम पड़ जाएगा कोई चीज कितनी पुरानी है। क्योंकि जब वो जिंदा था तो उसके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन 14 और कार्बन 12 था, लेकिन ये कम होते गया, कार्बन 12 तो चेंज होने वाला नहीं है, तो कम होते गया। तो समझो फॉर एग्जाम्पल 5000 साल बाद किसी को इच्छा हुई, ये तुमको मरे 5000 साल हो गए, जे इंसान ने डिस्कवर किया बोन, उसको नहीं पता 5000 साल हो गए, उसको किधर से मिल गया तुम्हारा बोन, वो क्या बोलेगा साइंटिस्ट को, अब कार्बन डेटिंग यूज करो, मुझे पता हो कितना पुराना है। तो बाय दिस टेक्निक यू कैन कम टू नो, तो साइंटिस्ट क्या करेगा, तुम्हारे अंदर कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो देखेगा और चेक करेगा कि वो कितना पुराना है कितना पुराना नहीं है, इससे तुमको चीजें मालूम पड़ जाएगी। क्लियर है कि नहीं बच्चों? तो इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में, इतना क्लियर है? पहले टेक्निक क्या है ये कार्बन डेटिंग की, ऐसे बहुत सारी होती है, यूरेनियम डेटिंग वगैरह अलग अलग चीजों के लिए।
ये क्लियर है कि नहीं बेटा? हाँ। सबको क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा सब लोगों को? भैया C14 रेडियो एक्टिव क्यों है? हाँ, गुड क्वेश्चन। C14 रेडियो एक्टिव क्यों है? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर C12 रेडियो एक्टिव नहीं है तो C14 क्यों है? बच्चों, इसमें तुम्हारा एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास नंबर 12 है। इसमें एटॉमिक नंबर 6 है, इसमें एटॉमिक मास नंबर 14 है। इसमें तुम्हारे न्यूट्रॉन्स 6 है C12 में, इसमें तुम्हारे न्यूट्रॉन्स है 8। तो तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर, ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है बेटा, जिसको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, इसमें तुम्हारे 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। तो इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, और क्योंकि न्यूट्रॉन ज्यादा है तो ज्यादा न्यूट्रॉन भी अच्छे नहीं है। देखो बच्चों, यहाँ पर 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, मस्त है, जिंदगी बढ़िया चल रही है इसकी। इसके बाद 6 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है, ये स्टेबल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर बच्चों ध्यान देना, प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन ज्यादा है। न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे बच्चों, इट इज नॉट गुड फॉर द एटम, इट इज नॉट गुड फॉर द न्यूक्लियस, सो दैटफॉर इट बिकम्स अनस्टेबल। अब और इसके डिटेल्स हायर स्टैंडर्ड्स, बट इतना मतलब बेसिक मैंने बता दिया, लेकिन ये सब रिक्वायर्ड नहीं है। दैट्स व्हाई कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव। अब वो रेडियो एक्टिव है तो समझो, फॉर एग्जाम्पल ये 100 ग्राम है, तो 5730 साल के बाद ये 50 ग्राम हो जाएगा। कितना? 5730 साल के बाद कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 50 ग्राम। 5730 साल के बाद हो जाएगा 50 ग्राम। उसके बाद 11460 साल के बाद वो हो जाएगा 25 ग्राम। तो उसको हम बोलते हैं कार्बन की हाफ लाइफ। मतलब क्या? इतने समय में वो आधा हो गया उसका, इतने समय में उसका वो आधा हो गया, तो और वो आधा होता जाएगा समय के साथ, है ना? तो कार्बन 14 ऐसे कम होता जाता है मैजिकली। बच्चे बहुत सारे बोलते हैं भैया मैजिक कम हो रहा है, कम हो रहा है। बच्चों कम इसके लिए हो रहा है ये, बिकॉज इट इज अनस्टेबल। ऐसा हो सकता है क्या कि कोई पॉइंट पे वो एकदम 0 हो गया? हाँ मतलब वो, हाँ तो इसके लिए तो ना, तो कार्बन डेटिंग तुम, एक्सीलेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 50,000 साल तक के लिए यूज कर सकते हो। 50,000 साल, सही बात है, एक टाइम के बाद तो ये एकदम मिनिमम हो जाएगा कार्बन 14। तो 50,000 साल तक के लिए एप्लीकेबल है। मतलब कोई फॉसिल अगर 50,000 साल पुराना है तब तक के लिए तुम यूज कर सकते हो, उसके आगे तुम ये यूज नहीं कर सकते। तो अगर 50,000 साल तक लीव किया है तो वी कैन कम टू नो। कोई 1 लाख साल पुराना है, 2 लाख साल पुराना है, तो तुम नहीं कर सकते। 50,000 साल तक ही, क्योंकि एक टाइम के बाद कार्बन 14 उसमें से एकदम ही कम हो जाएगा, एकदम मतलब एकदम ही कम हो जाएगा। ठीक है, करके देखना मैथमेटिक्स, तुमको मालूम पड़ जाएगा। तो 50,000 साल तक के लिए तुम कर सकते हो। मतलब समझो कल जाकर मेरी मृत्यु हो गई सुनामी और उसकी वजह से, और किसी ने 1 लाख साल के बाद मुझे ढूंढने की कोशिश की तो नहीं मिल पाऊंगा। 50,000 तक कर लिया तो मिल पाऊंगा मैं। क्यों मिल पाऊंगा? क्योंकि ये कार्बन 14 ये मस्त टेक्निक है एकदम, नेचर ने क्या मस्त बनाया है। लेकिन वैन अगेन, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इंसान लोगों ने आजकल क्या कर दिया, पोल्यूशन बढ़ा दिया है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी है, तो कार्बन 14 के अनबैलेंस हो चुका है। क्योंकि CO2 भी आ जाता है एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 के, तो साइंटिस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी चीज एक्चुअल में है कौन सी नहीं है, तो दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। रेशियो उसका बैलेंस जो है ना वो बिगड़ चुका है, पूरा अनबैलेंस्ड हो चुका है। क्लियर है बेटा? तो कार्बन डेटिंग इतनी मस्त टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत बहुत बढ़िया टेक्निक है। इससे तुमको फॉसिल्स की एज मालूम पड़ सकती है, इससे तुमको एविडेंसेस मिल सकते हैं बहुत ज्यादा, है ना? जिसे तुमने निकाले थे, मैं तुमको बताता हूँ कैसे निकाले थे अपन ने। तो अब बुक मस्त टेबल दिया है, एक बहुत बढ़िया टेबल दिया है, यू हैव टू चेक इट आउट दैट टेबल, वेरी ब्यूटीफुल टेबल इट इज। मतलब उसमें क्या प्रूव है मालूम है? एकदम जमीन में तुम नीचे जाओगे ना, एकदम एकदम नीचे क्या है, इनवर्टिब्रेट्स, फिर रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, स्पीसीज, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स, मैमल्स,
और ऊपर क्या है, वर्टिब्रेट्स है। भैया ये सब क्या बकवास चालू है, ये बताऊंगा तुम लोगों को मैं, डोंट वरी। रेप्टाइल्स तो तुमको पता होगा ना, एम्फीबियंस। तो पहले इनवर्टिब्रेट्स आए, लोअर ऑर्गेनिजम्स एकदम, है ना, एकदम लोअर ऑर्गेनिज्म, पत्ते वत्ते वगैरह सब आए। फिर धीरे धीरे ऊपर ऐसा एटमॉस्फेयर में एकदम रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड स्पीसीज आए, मतलब बर्ड्स की कैटेगरी, एम्फीबियन की कैटेगरी आई। फिर उससे इवॉल्व होकर रेप्टाइल्स बने थोड़े थोड़े, उससे इवॉल्व होकर क्या बना, फिर मैमल्स बना, जो अपन है। तो धीरे धीरे प्रगति हुई ऊपर ऊपर जाकर के। तुमको क्लियर समझेगा एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर में। लेकिन यहाँ पर इन्वर्टिब्रेट्स है, यहाँ पर रेप्टाइल्स है, एम्फीबिया है, बर्ड्स है, एव्स, पीसीज है सॉरी, और वो सब क्या है मैं तुमको आगे बताऊंगा। फिर ऊपर रेप्टाइल्स निकले जो ज्यादा इवॉल्व रेप्टाइल्स है, फिर मैमल्स आए, बर्ड्स आए, है ना। तो अलग अलग इरा थे, इसको हम बोलेंगे कोई कौन सा पर्टिकुलर इरा, इसको हम वो लर्न करने की तुमको जरूरत नहीं है। ये पैलाजोइक ईरा है, ये मेसोजोइक ईरा है, सेनोजोइक ईरा, तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, बट ये टाइम पीरियड था सब। फिर एक टाइम पे जुरासिक ईरा भी था, है ना। तो इससे क्या मालूम पड़ता है, जमीन में एकदम नीचे इनवर्टिब्रेट्स थे। जुरासिक, ट्रायासिक और क्रिटेशियस ये मेसोजोइक का है, मतलब ये तीन मेन है, इनके अंदर सब टाइप्स भी बहुत है। सारे कैटेगरीज है। तो इनवर्टिब्रेट्स पहले आए, बाद में वर्टिब्रेट्स आए। फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है, फॉर एग्जांपल वहां पर किसी के ना एक है ना, कोई इंसान अंदर आ रहा है और तुम्हारे पास है ना एक ही बेंच है रखने के लिए, तो तुम एक वो इंसान को मार दोगे, उसके बेंच के ऊपर रख दोगे। फिर दूसरा आया, उसको भी तुमने मार दिया, जो पहला था उसके ऊपर तुमने रख दिया। ये पहला इंसान, उसको तुमने सुला दिया इधर। फिर दूसरा आया, उसको तुमने उसके ऊपर सुला दिया। तीसरा आया, तुमने उसको ऊपर सुला दिया उसके। तो सबसे पहला कौन आया था, ये पहला वाला आया था कि लास्ट वाला आया था? लास्ट नीचे वाला। वाला। तो जब जमीन गाड़ी और डिग किया तो मालूम पड़ा इनवर्टिब्रेट्स पहले आए थे, फिर वर्टिब्रेट्स आए। तो ये अपन कार्बन डेटिंग से भी अपने को मालूम पड़ सकता है, ये है ना। तो इससे अपने दो फायदे, कार्बन डेटिंग से अपने बहुत सारे फायदे, लेकिन मेन दो फायदे तुम्हारे, तुमको इवोल्यूशन के बारे में बहुत नॉलेज मिल सकता है। और तुमको बच्चों दो मेन चीज कार्बन डेटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है, इज यूज्ड इन वेरी टू इंपॉर्टेंट चीज, पैलेंटोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स, एंड एंथ्रोपोलॉजी। भैया एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या, ह्यूमन सोसाइटी, उसका बिहेवियर। अपन ने जब डिग किया तो अपने को अलग अलग गेम्स भी मिले, अलग अलग लोग भी मिले, अलग अलग पास्ट कल्चर भी मिले, डिफरेंट। है ना। तो पैलेंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, है ना। पैलेंटोलॉजी फॉसिल्स वगैरह, फिर एंथ्रोपोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, उसके बिहेवियर वगैरह। तो वो सब चीजें मालूम पड़ी। अच्छा, ये इतना ब्यूटीफुल टेक्निक डिस्कवर किसने किया था, ऐसा कौन सा आदमी था? तो इस बार डिस्कवर बाय विलार्ड लिब्बी। उसको नोबेल प्राइज मिला था 1960 में इसके लिए, और फिर जर्नल में पब्लिश होता, रेडियो कार्बन जर्नल में। तुम देख सकते हो विलार्ड भाई को, ध्यान से देखो इस चेहरों को, इतना इतना स्मार्ट बंदा, एज ऑफ फॉसिल्स निकाल दिया इंसान ने, है ना। देखो एरा अलग अलग, इनवर्टिब्रेट्स, एव्स, धीरे 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 एवोल्यूशन हुआ। तो कार्बन डेटिंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक। आई होप तुम लोग को समझा बच्चों। अब लिखोगे कैसे एग्जाम में, अगर तुमको क्वेश्चन आया कार्बन डेटिंग का, तुम लिखोगे कैसे, व्हाट इज द तरीका ऑफ लिखने का? सिंपल है, कार्बन डेटिंग। तो पहली चीज, कार्बन डेटिंग is based on the radioactive decay, C12 and C14 रुक जा, radioactive decay of naturally occurring carbon 14। पहला पॉइंट तुमको ये लिखना है। फिर तुमको लिखना है, आफ्टर द डेथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, after the death of plants and animals, what is going to happen? decompose, Carbon consumption
carbon consumption of plants and animal stops. ठीक है, प्लांट कार कोई कंज्यूम करेगा नहीं, खाएगा, मरने के बाद क्या खाएगा, बट ओनली decaying process of C14 occurs continuously. मतलब C14 रेडियो एक्टिव है, तो मरने के बाद धीरे धीरे C14 डीके होना शुरू हो जाएगा. तो इन डेड एनिमल्स C14 एंड C12 इज नॉट कांस्टेंट. तुमको थर्ड पॉइंट लिखना है. इन केस ऑफ डेड एनिमल्स C12 and C14 is not constant. The ratio between C14 and C12 प्रॉपर तरीके से तुमको लिखना है. The ratio of C14 and C12 changes continuously. And by that we can calculate by measuring the radioactivity of C14 and C12. मतलब C14 and C12 का रेशियो निकालोगे तो you can actually find out time. So मैं लिख देता हूँ ये इतने पॉइंट्स लिखना. क्या क्या लिखना है? ये फर्स्ट पॉइंट किस पे बेस्ड है? ये डेथ के बाद C14 का मतलब C12 C14 तुम खाना बंद कर देते हो, लेकिन C14 डीके होना शुरू हो जाता है क्योंकि रेडियो एक्टिव है ना. उसके बाद उसका रेशियो चेंज होता रहता है. मैंने तुमको बताया था C14 और C12 का रेशियो चेंज होता रहता है, बराबर कि नहीं? उसके बाद क्या लिखोगे? The time passed after the death of C14 and C12, the time passed in the death of a plant and animal can be calculated by measuring the radioactivity of C14 and C12. इसका रेडियोएक्टिविटी तुम निकाल सकते हो and measure time. और कौन सा टाइम मिलेगा अपने को यहाँ पर? कौन सा टाइम मिलेगा अपने को यहाँ पर? जब उनकी डेथ हुई थी. एंड दिस कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट टू थिंग्स, पैलेंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी. एंड द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स कैन बी फाइंड आउट. एंड ऑल दिस प्रूव्स दैट इनवर्टिब्रेट्स केम बिफोर वर्टिब्रेट्स. इट वाज डिस्कवर्ड बाय विलार्ड लिपी. तो ये तुम पूरे अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. क्लियर है बेटा इधर तक? कनेक्टिंग लिंक्स. कनेक्टिंग लिंक्स. अब वर्ड से तुमको बताना चाहिए कनेक्ट. अपन को करना क्या है? बेसिकली अपने को प्रूफ करना है देयर इज अ कॉमन एंसेस्टर. मतलब देयर वाज समथिंग इन कॉमन. तो अपने को प्रूफ क्या करना है? अपने को ऐसा ऑर्गेनिज्म, देखो जब इवोल्यूशन हुआ तो धीरे धीरे कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ होगा, फिर कोई हुआ. अगर वो इससे समझो ये वाला ऑर्गेनिज्म इससे ग्रो हुआ तो इसमें कुछ गुण है वो इसमें आने चाहिए. अगर ये ऑर्गेनिज्म से ये वाला बना, अगर फॉर एग्जांपल, तो इसके कुछ गुण है वो इसमें होने चाहिए और इसके कुछ गुण इसमें होने चाहिए. तो उसको हम बोलेंगे कनेक्टिंग लिंक्स. कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए, कुछ ना कुछ गुण मिलने चाहिए. अगर वो गुण मिल जाएंगे तो अपने को पता चल जाएगा ना भाई कि कुछ कॉमन था. समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ. तो बच्चों डेफिनेशन क्या बोलता है? ध्यान से देखना एकदम. Some plants and animals show some morphological characters इसका मतलब क्या? I'll tell you, don't worry. Show some morphological characters
by which they can be related in two different groups. भैया ब्लर दिख रहा है. In two different groups. ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन. इसका मतलब क्या होता है? Some plants and animals show morphological characters. Morphology मतलब external structure, जिसकी वजह से वो दो ग्रुप से कनेक्ट कर सकते हैं अपन उन जिनको. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो, ये मैंने बनाया है अर्थवॉर्म, ये मैंने बनाया है कॉकरोच. अच्छा भैया ठीक है बनाया, वेरी गुड. अब हम क्या करें बच्चों? ये मैंने बनाया है पेरीपेटस. बच्चों इस डेफिनेशन का मतलब ये है, ऐसे कोई कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास इसका भी गुण होगा अर्थवॉर्म का, और कॉकरोच का भी गुण होगा. कहने का मतलब क्या है? इसके पास इसका भी गुण है, इसका भी गुण है, मतलब ये इससे भी रिलेटेड है और ये इससे भी रिलेटेड है. इसका मतलब क्या बच्चों? कॉमन एंसेस्टर्स होगा कि नहीं होगा? हाँ. होगा कि नहीं होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 दोस्त है, ठीक है, ये दोस्त है ना, सबसे प्रभावित बहुत होता है. तो इसमें इसके भी गुण है, इसमें इसके भी गुण है, मतलब ये जो है ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है. सो दैट इज द डेफिनेशन. सम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ पर तो हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, है ना, लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं. शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय व्हिच दे कैन बी रिलेटेड इन टू डिफरेंट ग्रुप्स. मतलब इनके पास कुछ कैरेक्टर्स होंगे. अब कैरेक्टर्स क्या है मैं बताऊंगा तुम लोग को, जिसकी वजह से वो थोड़े थोड़े इसके भी तरह होंगे, थोड़े थोड़े इसके भी तरह होंगे. जैसे अपन रिलेटेड है, अपना कनेक्टिंग, अपन किसके कनेक्टिंग लेंगे? अपने मॉम डैड के कनेक्टिंग लेंगे अपन, क्योंकि अपने कुछ कुछ गुण मम्मी के जैसे भी है, कुछ कुछ गुण पापा के जैसे भी है. तो अपन मम्मी पापा के कनेक्टिंग लिंक्स है, दोनों को हम जोड़ के रखते हैं. वैसे ही बच्चों ये पेरीपेटस भी इन दोनों का कनेक्टिंग लिंक है. लेकिन ऐसा मत बोलना इनका बच्चा है. ठीक है, समझने के लिए मैं तुमको बोल रहा हूँ. क्लियर है कि नहीं बेटा? हाँ. बच्चों डेफिनेशन तो तुमको समझ में आ गया. अब ये अर्थवर्म जो पूरे के पूरे किंगडम में बिलोंग करता है वो है एनिलिडा. वो एनिलिडा किंगडम में बिलोंग करता है. वो क्या है वो तुम आगे सेप्टेम्बर 6 में पढ़ोगे एनिमल क्लासिफिकेशन में. एनिलिडा. और ये जो कॉकरोच है बच्चों, ये रिलेट करता है एक किंगडम में जिसको बोलते हैं अर्थ्रोपोडा. सबसे लार्जेस्ट किंगडम है ये. भैया ये सब क्या चल रहा है? एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, ऐसा मेरे को साउथ इंडियन वाली फीलिंग आ रही है. टेंशन मत लो बेटा. अर्थवर्म बिलोंग करता है एनिलिडा किंगडम में, कॉकरोच बिलोंग करता है अर्थ्रोपोडा के किंगडम में. तो बेसिकली हम बोल क्या रहे हैं यहाँ पर, या हमको प्रूफ क्या करना है कि जो पेरीपेटस है इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अर्थवर्म एंड अर्थ्रोपोडा. मुझे क्या प्रूफ करना है? पेरीपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड अर्थ्रोपोडा. ये कब होगा? जब पेरीपेटस के पास एनिलिडा के भी गुण होंगे और पेरीपेटस के पास अर्थ्रोपोडा के भी गुण होंगे. जब इन दोनों के गुण के पास होंगे तभी तो हम कह सकते हैं कि वो रिलेटेड है. अब गुण कौन से? चलो कौन से गुण? तो बच्चों अभी मैं लिस्ट करता हूँ. इंपॉर्टेंट है, थोड़े वर्ड कंफ्यूजिंग है, तुमको रिवाइज करना पड़ेगा, अभी डरना मत. ठीक है, बताना शुरू करो. हाँ. तो बच्चों पेरीपेटस में एनिलिडा की तरह अर्थवर्म को देखो. बच्चों अर्थवर्म को देखो, अर्थवर्म की बॉडी कैसी होती है? उनकी बॉडी में क्या होता है? सेगमेंट होते हैं. देखा कि नहीं देखा भैया अर्थवर्म को? उनकी बॉडी कैसी होती है? सेगमेंट होते कि नहीं होते उनमें? देखे कि नहीं देखे कभी? उनकी बॉडी में सेगमेंट होता है कि नहीं होता बच्चों? तो उनकी बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड. तो
पेरिपेटस की बॉडी में भी तुमको सेगमेंटेड बॉडी दिखेगी, अलग अलग सेगमेंट्स होंगे, बाइफर्केशंस होंगे। और देखो बच्चों, अगर तुम एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना बच्चों, एकदम थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उनमें। कभी ऑब्जर्व, कभी सोचो और तुमको इमेजिन करो, तो उसको बोलते हैं थिन क्यूटिकल। क्यूटिकल इज बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, एकदम हेयर नहीं कह सकते, पर उसी तरह स्ट्रक्चर्स होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैरापोडिया लाइक, बच्चों अपन बोलते हैं ना पैर, अपने पैर, पैरा, तो बच्चों पेरिपेटस के पास पैरापोडिया मतलब चलने फिरने के लिए ऑर्गन्स होंगे, अर्थवर्म की तरह, एनिलिडा की तरह। यहाँ पर दिखाना थोड़ा मुश्किल है, बट तुम समझ सकते हो ऐसा कुछ कुछ। इसका पैरापोडिया है तो इसके पास भी होगा, तो इन दोनों में एक दोनों समानता है। क्या क्या समानता है? पेरिपेटस के पास एनिलिडा की तरह सेगमेंटेड बॉडी है, जो कि भैया हमको क्लियरली दिख रही है। थिन क्यूटिकल है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो भी भैया तुम कुछ कुछ देख सकते हैं। और उनके पास पैरापोडिया, पैरापोडिया मतलब क्या? वो ऑर्गन है जिसके वजह से वो लोग चल सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। बच्चों इतना क्लियर है कि नहीं? So in peripetus, characters like segmented body, thin cuticle and parapodia like organs are present. कितना क्लियर है? हाँ। साथ ही साथ बच्चों अर्थ्रोपोडा के कुछ गुण इनके पास है। कौन से गुण? पहला गुण, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। अपन रेस्पायर करते हैं ना ट्रैकिया से, पता है कि नहीं पता है? पता होगा कभी, है ना? टंग होता है, फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, ट्रैकिया होता है, सुना होगा ना ट्रैकिया। तो यहाँ पर ये कॉकरोच ट्रैकिया से रेस्पिरेशन करता है, पेरिपेटस के पास भी ट्रैकिया से रेस्पिरेशन करता है वो, बराबर। तो समानता हो गई ट्रैकिया जी। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? ओपन सर्कुलेशन। बच्चों अपनी बॉडी में क्लोज सर्कुलेशन होता है और डबल सर्कुलेशन होता है। ब्लड हार्ट में जाएगा, हार्ट से पंप होएगा, फिर उसको प्योरीफाई वगैरह करेंगे, किडनी विडनी विडनी, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन यहाँ पर ओपन एंडेड ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है एकदम प्रॉपर तरीके से, तो उसको हम बोलेंगे ओपन सर्कुलेशन। तो ये कॉकरोच में होता है, वो पेरिपेटस में भी होता है। तो बच्चों नाम थोड़े से अजीब से है, तुम रिवाइज करोगे तुमको आ जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट तुमको समझ आना चाहिए। पेरिपेटस हैज सेगमेंटेड बॉडी, जो कि तुमको दिख रही है सेगमेंट की तरह, है ना, बाइफोकेटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स जो मूवमेंट के लिए होता है, लोकोमोशन बोलते हैं इसको अपन, प्रॉपर वर्ड तो लोकोमोशन ही आएगा। ठीक है, तो वो पेरिपेटस के पास होता है, जिसकी समानता अर्थवर्म के साथ है, एनिलिडा के साथ है। साथ ही साथ पेरिपेटस के पास ट्रैकियल रेस्पिरेशन है, ट्रैकिया से रिस्पायर करता है वो कॉकरोच की तरह। ऑल्सो इट हैज ओपन सर्कुलेशन लाइक कॉकरोच। बच्चों इतना क्लियर है? देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, हेंस वी कैन प्रूव, व्हाट वी कैन प्रूव, They have common ancestor. Peripatus is a connecting link, is a connecting link between Annelida and Arthropoda। भैया हम अर्थोमर कॉकरोच क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इनके पूरे किंगडम से इनकी समानता है, इनके पूरे किंगडम से इनकी समानता है। अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा, पोडा पोडा पोडा। सो आई होप क्लियर है बच्चों इतना? सो इतना क्लियर है पहले? Peripatus has something similar to Annelida also and something similar to cockroach also. That means there is a connecting link. I hope बच्चों इतना क्लियर है? Peripatus is a connecting link between Annelida and Arthropoda. ठीक है, अब हम सेकंड एग्जांपल देते हैं टेक्स्ट बुक का। Duck billed platypus, बहुत इंटरेस्टिंग है ये।
बच्चों डक बिल्ड प्लेटेपस स्पीशीज है, स्पेलिंग बहुत बच्चों की रॉन्ग जाती है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 5-6-10 बार लिखना पड़ेगा तुमको, वरना उम्मीद मत करना कि तुम्हारे मार्क्स तुमको मिलेंगे, क्योंकि स्पेलिंग में बहुत बच्चों के इधर मार्क्स जाता है। डक बिल प्लेटेपस रेप्टाइल्स की तरह भी दिखता है, थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर्स, और थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स उसके मैमल्स की तरह भी है, मैमल्स अपन। अच्छा भैया ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि डक बिल प्लेटेपस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। लेकिन भैया कौन से कैरेक्टर्स? तो बच्चों रेप्टाइल्स की तरह इट लेज एग्स, इट मतलब कौन? डक बिल प्लेटेपस रेप्टाइल्स की तरह एग ले करता है, बट मैमल्स की तरह क्या करते हैं भैया? वो मैमल्स की तरह इसके पास होते हैं प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, जिससे मिल्क बेबी पीता है, तुमको आगे भी आएगा, है ना? सो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स जिसकी वजह से मिल्क पीता है वो। एंड और क्या होता है मैमल्स के पास जो डक बिल प्लेटिपस के पास है? हेयर्स, इट हैज हेयर्स। ओके, सो बच्चों डक बिल प्लेटिपस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन reptiles and mammals because it lays eggs like reptiles, and it shows presence of mammary glands as well as hairs as compared to mammals. तो बच्चों डक बिल प्लेटिपस हैज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। अब तुमने ये सब रट्टा मार लिया, पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम में दे देंगे तुमको डायग्राम, ये वाला डायग्राम, फंस गए, ये छुपा देंगे, तुमको डायग्राम दे दिया तो अब तुम ब्लैंक। तो बच्चों याद रखना, ऐसा कुछ ब्लैक तो ऐसा वो तुमको तो कलर वाला पेपर नहीं मिलता, बट ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आया तो याद रखना इट इज डक बिल प्लेटिपस, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आया तो पेरिपेटस। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब तुम बोलोगे भैया हम सब पढ़ के गए थे, हम सब रट्टा मार के गए थे, फिर भी हमको कुछ नहीं आया। बच्चों नहीं चलेगा ऐसे, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना और डायग्राम करके जाना अच्छे से, वरना फंस जाओगे। तो डक बिल प्लेटिपस रेप्टाइल्स और मैमल्स की तरह इनका कनेक्टिंग लिंक है। अच्छा भैया ये भी समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। और एग्जाम्पल बताओ, तो और एग्जाम्पल बताते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है लंग फिश का। लंग फिश, याद रखना, लंग फिश। लंग फिश इज अ फिश। भैया अवार्ड मिलना चाहिए आपको, वो तो दिख ही रहा है फिश है। लेकिन फिश क्या करती है? उनके पास गिल स्लिट्स होता है जिससे वो रेस्पिरेशन करती है। लेकिन गैस करो लंग फिश किससे रेस्पिरेशन करेगी? नाम से मालूम पड़ता है, इट्स वेरी लॉजिकल, परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विथ लंग्स। तो ये लंग फिश का मालूम पड़ता है। तो बच्चों ये तो फिश है तो गिल स्लिट से करना चाहिए, लंग से कर रहा है जो अपने पास है, मतलब कुछ ना कुछ तो समानता है या नहीं है? लंग से कर रहा है ये, ऐसे कोई ये सब कुछ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। बेटा म्यूट कर दो प्लीज, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। Fish is a fish but performs respiration with lungs, ठीक है? अब उस ये क्या इंडिकेट करती है? ये सब एग्जांपल क्या इंडिकेट करती है? इट इंडिकेट्स मिस्टर AF। भैया ये क्या चल रहा है? इसका मतलब है मैमल्स इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। बहुत स्मार्ट हो गए तुम लोग। और इसका मतलब क्या होगा? Amphibians evolved from fishes. इवॉल्व फ्रॉम, ये आएगा एनालॉजी कंप्लीट करने के लिए, ट्रू और फॉल्स के लिए ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये। सो इसका मतलब ये होता है बच्चों कैसे
ये देखो फिशेस कैसे होता है, पानी में रहता है, एम्फीबियंस कैसे होता है, पानी में भी रहता है लैंड में भी रहता है। तो विकास हुआ ना, तो पानी में रहने वालों से लैंड और पानी दोनों आ गया, तो विकास हो गया। जो भी विकास हो रहा है इसमें विकास हो रहा है। फिर रेप्टाइल्स, थोड़े मैमल से थोड़े लोअर है, तो अपन ने विकास किया। तो इवोल्यूशन जब होता है तो विकास भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा विकास ही हो। मैंने बताया था लास्ट टाइम, तो विकास हो रहा है भैया। मिस्टर एएफ, मिस्टर एएफ, मिस्टर एएफ, ठीक है। मैमल्स इवॉल्व फ्रॉम reptiles and amphibians evolved from fishes. Next is embryological evidence. एम्ब्रियो मतलब क्या होता है, चलो फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ। मदर का वूम है ये फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये मदर का वूम है, मदर का वूम है ये। तो ये जो मदर के वूम में जो ग्रोइंग डेवलपिंग चाइल्ड जो फ्यूचर में होने वाला है, उसको हम बेटा होता क्या बेसिकली, स्पर्म सेल will fuse with egg cell and it will form zygote. Zygote will form embryo. तो ये एम्ब्रियो है, क्या है बच्चों ये एम्ब्रियो। तुम ये रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे ढंग से क्या होता है कैसे होता है ना। 12th में तो बहुत ही डिटेल में, बट तुमको बेसिक लेवल पे है तो तुमको बता दूंगा। ओके, तो एम्ब्रियो है, और इसकी लॉजी मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी। अब उससे क्या प्रूफ मिलेगा, तो बच्चों एक चीज याद रखना, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब जो विकास होता है बच्चों का बचपन से। अब किसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है जैसे अपने पास है। shows extreme similarities, shows extreme similarities, shows extreme similarities in initial stages। इसका मतलब क्या बच्चों, फिश, सैलेमेंडर, टॉर्टोइस, चिकन, पिग, काउ, रैबिट और ह्यूमंस मैन, ये सब के सब बच्चों स्टार्टिंग में उनके एम्ब्रियो काफी सिमिलर होते हैं बच्चों, काफी सिमिलर होते हैं। इसका मतलब क्या, कोई कॉमन एंसेस्टर था जिससे हम सब इवॉल्व हुए हैं। ऑब्वियसली बाद में जाकर के किसी ने किधर किधर इवोल्यूशन किया, किसने कैसे माहौल में रहे और वो अलग अलग बन गए, लेकिन स्टार्टिंग में तो सेम थे ना। अगर स्टार्टिंग में सेम थे मतलब वी हैव अ कॉमन एंसेस्टर्स। क्लियर है कि नहीं बच्चों, दैट मींस वी हैव अ कॉमन एंसेस्टर्स, दिस प्रूव्स वी हैव अ कॉमन। हाँ you can see the images given in a textbook very well। बाद में थोड़े अलग, लेकिन इनिशियल स्टेज देखो कैसे बनते, देखो सेम टू सेम लग रहे हैं थोड़े थोड़े, एंड देन लेटर ऑन दे डिफर।